नमस्कार। महाविद्यालय के इस शैक्षणिक यूट्यूब चैनल पर मैं ज्योति सहायक आचार्य हिंदी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। स्नातक प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य के अंतर्गत आज का हमारा अध्ययन बिंदु रहेगा छंद। छंद के अंतर्गत हम छंद से क्या अभिप्राय है, छंद के कितने अंग होते हैं और छंदों के प्रकार और विभिन्न प्रकार के छंदों का अध्ययन करेंगे। छंद शब्द को अगर शाब्दिक दृष्टि से देखें तो छंद शब्द चद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है आह्लादित करना, खुश करना, प्रसन्न करना, आनंद देना। यह आह्लाद वर्ण या मात्रा की नियमित संख्या के विन्यास से उत्पन्न होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वर्णों या मात्राओं की नियमित संख्या के विन्यास से यदि आह्लाद उत्पन्न होता है तो उसे छंद कहते हैं। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। जिस प्रकार गद्य का नियामक व्याकरण है, उसी प्रकार पद का कह सकते हैं पद्य, जिसको हम कहते हैं कविता, जिसमें लिखी जाती है, गीतात्मकता होती है, तो उसी प्रकार कह सकते हैं कि पद्य का छंद शास्त्र नियामक है। छंदों में मात्राओं और वर्णों की विशेष व्यवस्था, संगीतात्मक लय और गति की योजना रहती है। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के नवम छंद में छंद की उत्पत्ति ईश्वर से बताई गई है। वहीं लौकिक संस्कृत के छंदों का जन्मदाता वाल्मीकि को माना गया है। आचार्य पिंगल ने छंद सूत्र में छंद का सुसंबंध वर्णन किया है, अतः इसे छंद शास्त्र का आदि ग्रंथ भी माना जाता है। तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बिंदु यही है कि अगर हमसे पूछा जाए कि छंद शास्त्र का आदि ग्रंथ किसे माना जाता है, तो हम निसंदेह कह सकते हैं आचार्य पिंगल ने छंद सूत्र में छंद का सुसंबंध वर्णन किया है, तो इसीलिए इसे छंद शास्त्र का आदि ग्रंथ माना जाता है। द्वितीय प्रश्न यह आ सकता है कि लौकिक संस्कृत के छंदों का जन्मदाता किसे माना जाता है। जब लौकिक संस्कृत के छंदों का जन्मदाता पूछा जाए तो वहाँ पर वाल्मीकि जी आएगा। और सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पर मिलता है छंद का, तो वहाँ पर आएगा ऋग्वेद में। ऋग्वेद में कहाँ पर मिलता है, पुरुष सूक्त में। कौन से छंद में मिलता है, नवम छंद में मिलता है। छंद की उत्पत्ति किससे बताई गई है, ईश्वर से बताई गई है। इसी प्रकार से हिंदी साहित्य में छंद शास्त्र की दृष्टि से प्रथम कृति छंदमाला है। तो अगर देखा जाए तो छंद शास्त्र की प्रथम कृति किसे माना गया है, तो हमारा उत्तर देखिए कितना आसान सा ही है, प्रश्न में ही उत्तर छिपा हुआ है कि छंदमाला। द्वितीय जो बिंदु रहेगा इसके अंदर छंद के अंतर्गत वह रहेगा छंद के अंग या संघटक तत्व, जिनसे छंद बनता है। तो छंद के जो अंग है वह निम्न प्रकार से है: चरण, पद या पाद, वर्ण और मात्रा, संख्या और क्रम, गण, गति, यति, यति को ही विराम कहा जाता है, और तुक। और इन अंगों का हम थोड़ा सा विस्तृत अध्ययन कर लेते हैं, क्योंकि अगर हमें इनका ध्यान नहीं होगा कि चरण किसे कहते हैं, वर्ण या मात्रा से क्या अभिप्राय है, संख्या से क्या अभिप्राय है, गण से क्या अभिप्राय है, गति और यति, तुक क्या होता है, जब तक हमें इन छंद के जो अंग हैं इनका हमें ज्ञान नहीं होगा, तब तक हम छंद कितने भी अध्ययन कर लें तो वो हमें समझ में नहीं आएंगे। हमें पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा छंद वर्णिक है, कौन सा मात्रिक है, मात्राएं क्या हैं, वर्ण कैसे गिने, दीर्घ, लघु, ह्रस्व, तो इन चीज़ों का हमें ज्ञान नहीं रहेगा। कहाँ पर गति आ रही है, यति है, तो हम गति और यति की पहचान कैसे कर सकते हैं, तुक की पहचान कैसे कर सकते हैं। तो जब तक हमें छंद के इन अंगों का, इन संघटक तत्वों का ज्ञान नहीं होगा, तो छंद जो हम छंद के विभिन्न भेद करेंगे तो उनका अध्ययन भी हमारे लिए क्या रहेगा, बेकार रहेगा। हम यह कह सकते हैं कि वह निराधार रहेगा, वह एकमात्र कह सकते हैं कि रट्टे वाली स्थिति हो जाएगी। तो सबसे पहले हमें छंद हैं जो विभिन्न हैं उनके अध्ययन से पहले इन अंगों का हम थोड़ा सा विस्तृत अध्ययन कर लेते हैं, ताकि हमें छंदों की पहचान करने में आसानी रहे। सर्वप्रथम आता है चरण। चरण को ही पद कहा जाता है। जब भी हम कोई छंद पढ़ते हैं तो उस छंद के प्रमुखतः 4 भाग होते हैं और इनमें से प्रत्येक को ही चरण कहा जाता है। दूसरे शब्दों में छंद के चतुर्थांश को चरण कहते हैं।
कुछ छंदों में चरण तो 4 होते हैं, लेकिन वे लिखे 2 ही पंक्तियों में जाते हैं, जैसे कि दोहा, सोरठा आदि। ऐसे छंद की प्रत्येक पंक्ति को दल कहते हैं। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखने वाली है कि छंद होते हैं वह 4 भागों में होते हैं और उनको चरण कहा जाता है। लेकिन कुछ छंद ऐसे भी होते हैं जिनमें चरण 4 होते हैं, लेकिन वे 2 पंक्तियों में ही लिखे जाते हैं, तो हमें पता नहीं चलता कि इसमें कितने चरण हैं। तो वे छंद हैं वह कौन कौन से हैं, जैसे कि दोहा, सोरठा, इस प्रकार के छंद। और ऐसे छंदों की जो प्रत्येक पंक्ति है उसको दल कहा जाता है। हिंदी में कुछ छंद 6-6 पंक्तियों में भी लिखे जाते हैं। तो 6-6 पंक्तियों में लिखे जाते हैं, तो उनकी भी प्रत्येक पंक्ति को दल कहा जाता है। ऐसे छंद 2 छंदों के योग से बनते हैं, जैसे कि कुंडलिया 2 छंदों से मिलकर बनता है, दोहा और रोला। इसी प्रकार से छप्पया छंद है जो कि रोला और उलाला दोनों से मिलकर बनता है। तो ये 6-6 पंक्तियों में होते हैं और उनकी प्रत्येक पंक्ति को दल कहते हैं। और इस प्रकार से जो चरण होते हैं उनके भी आगे 2 प्रकार होते हैं, समचरण और विषम चरण, जिसमें प्रथम और तृतीय चरण को विषम चरण कहा जाता है और द्वितीय और चतुर्थ चरण को समचरण कहा जाता है। छंद का द्वितीय अंग है वर्ण और मात्रा। सर्वप्रथम हमें वर्ण से क्या अभिप्राय है यह जानना होगा। वर्ण एक स्वर वाली ध्वनि को वर्ण कहते हैं, चाहे वह स्वर हरिष्ठ हो या दीर्घ हो। आपने ध्यान दिया होगा बच्चों कि आपने बचपन में वर्णमाला पढ़ी है, जिसमें आपने स्वर पढ़े हैं, व्यंजन पढ़े हैं, विसर्ग पढ़ा है, अनुस्वार पढ़ा है, अनुनासिक पढ़ा है। इस प्रकार से जैसे कि स्वर हैं ए आ ई उ, इसी प्रकार से व्यंजन है कै का, कै या कै खै घै, इस प्रकार से। तो इनको वर्ण कहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है कि मैं यहाँ पर एक स्वर वाली ध्वनि को वर्ण कह रही हूँ। तो जब हम छंद का अध्ययन करते हैं तो जहाँ पर एक स्वर वाली ध्वनि आई तो वही वर्ण कहलाएगी। वह चाहे जो ध्वनि है चाहे वह हरीश्व स्वर हो चाहे दीर्घ स्वर हो। तो हम स्वरों का भी आगे अध्ययन करेंगे। और जिस ध्वनि में स्वर नहीं है, जैसे कि हलंत, संयुक्ताक्षर का पहला अक्षर, उसे वर्ण नहीं माना जाता। तो यहाँ पर हमें छंद का ध्यान रखना है। जहाँ पर हम हिंदी वर्णमाला की बात करते हैं तो वहाँ पर हम स्वर, व्यंजन ये सब कुछ पढ़ते हैं। लेकिन जब हम छंद का अध्ययन कर रहे हैं तो छंदों में हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जहाँ पर स्वर ध्वनि है वहीं पर ही वर्ण माना जाएगा, उसको वर्ण में काउंट किया जाएगा। हलंत को संयुक्ताक्षर है कोई शब्द, जैसे कृष्ण है तो कृष्ण में क्षय होगा, वह स्वर रहित है तो उसको वर्ण नहीं माना जाएगा। वर्ण को ही अक्षर कहते हैं। अक्षर से क्या अभिप्राय होगा, जिसका कभी क्षय ना हो, जिसका कभी नाश न हो। और वर्ण के भी 2 प्रकार होते हैं आगे, हरीश्व स्वर वाले वर्ण और दीर्घ स्वर वाले वर्ण। हरीश्व स्वर वाले वर्ण से क्या अभिप्राय होगा, जैसे ए, ई, उ, री, क में अ स्वर है, तो यहाँ पर हमें यह ध्यान रखना है। इसी प्रकार से दीर्घ स्वर वाले वर्ण कौन से होंगे, आ, बड़ी ई, बड़ा उ, आई, औ और औ। इस प्रकार से छंद शास्त्र में हरीश्व को लघु कहा जाता है और दीर्घ को गुरु। हरीश्व से तात्पर्य होगा जो छोटा वर्ण है उससे, और दीर्घ से तात्पर्य होगा जो बड़े वर्ण हैं उनसे। और जो लघु वर्ण होते हैं अर्थात जो हरीश्व वर्ण होते हैं उनकी 1 मात्रा मानी जाती है और गुरु वर्ण की 2 मात्रा। छंद शास्त्र में 2 से अधिक मात्राएं किसी भी वर्ण की नहीं मानी जाती। इसी प्रकार से जैसा कि मैंने पहले बताया है कि जब हम वर्ण को गिनेंगे तो वर्ण से तात्पर्य सिर्फ उन्हीं से होगा। हम कह सकते हैं कि मात्रा या वर्ण से तात्पर्य होगा स्वर से, क्योंकि मात्रा स्वर की होती है, व्यंजन की नहीं होती। छंदों में वर्ण या मात्रा गिनने में केवल स्वर को ही ध्यान में रखा जाता है, व्यंजन पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता और उसे छोड़ दिया जाता है। और जो लघु वर्ण होते हैं उनकी 1 मात्रा होती है, जो गुरु वर्ण हैं उनकी 2 मात्राएं होती हैं। इसी के साथ
लघु वर्ण भी कभी कभी गुरु बन जाता है, तब इनकी दो मात्राएं गिनी जाती हैं। कब लघु वर्ण है वह गुरु बन जाएगा, यानी कि बड़े वर्ण में या दीर्घ वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। तो हमें ये है बातें ध्यान रखनी है, जैसे कि अनुस्वार से युक्त होने पर, जैसे कि उदाहरण के तौर पर कंस है, कंस में क के ऊपर अनुस्वार युक्त है, तो यहाँ पर जो क है देखने में तो वह लघु वर्ण लग रहा है, लेकिन जैसे ही उस पर अनुस्वार आया तो वह दीर्घ वर्ण या कह सकते हैं कि गुरु वर्ण में परिवर्तित हो गया। इसी प्रकार से चंद्र में च, संयम में स गुरु वर्ण है और इनकी दो मात्राएं होंगी। विसर्ग से युक्त होने पर किसी वर्ण में विसर्ग लगा होगा तो वह गुरु वर्ण माना जाएगा, जैसे कि दुख, दू के आगे दो बिंदियाँ होंगी। इसी प्रकार से निश्रित में अनी के आगे दो बिंदियाँ, तो वहाँ पर गुरु वर्ण होगा। संयुक्त व्यंजन से पूर्व, जैसे कि सत्य में स आधा जो तय है या कह सकते हैं हलंत तय से पूर्व जो स है। इसी प्रकार से मंद में न से पूर्व जो म है, वज्र में हलंत ज से पूर्व जो व है, तो ये क्या होंगे गुरु। तो हमें ये बातें भी ध्यान रखनी है। हलंत व्यंजन से पूर्व, जैसे कि महत, तो जो तय है वह व्यंजन है और उससे पूर्व का जो है वह क्या हो जाएगा, गुरु में परिवर्तित हो जाएगा। और कभी कभी चरण के अंत में यदि आवश्यकता हो, जैसे कि हम कह सकते हैं कि मात्र भूमि, तो यहाँ पर जो छंद है उसके अंत में गुरु वर्ण होना चाहिए, तो इसीलिए जो भूमि है उसमें जो म है वह गुरु वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। तो हमें अब ये जो बातें हैं वह ध्यान रखनी है। मैं दोबारा दोहरा देती हूँ कि कब लघु वर्ण गुरु वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा, जब कोई वर्ण अनुस्वार से युक्त है, विसर्ग से युक्त है, या संयुक्त व्यंजन है किसी वर्ण के बाद, या हलंत व्यंजन है और चरण में के अंत में यदि आवश्यकता हो तब लघु वर्ण है वह गुरु वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। छंद का तीसरा महत्वपूर्ण अंग है संख्या और क्रम। संख्या से क्या तात्पर्य है, जहाँ वर्णों और मात्राओं की जो गणना होती है उनको संख्या कहा जाता है। अर्थात अगर हम वर्णों की गिनती कर रही हैं और जैसे वार्णिक छंद हैं और मात्रिक छंदों में मात्राओं की गणना कर रही हैं, तो उस गणना को ही संख्या कहा जाता है। और वार्णिक और मात्रिक छंदों में लघु गुरु का जो स्थान निर्धारण किया जाता है उसको क्रम कहते हैं। और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण जो बिंदु है वह यह ध्यान रखने वाला है कि जो वार्णिक छंद होते हैं जिनमें वर्णों की गिनती की जाती है, उसमें जो संख्या है अर्थात जो वर्णों की संख्या है और लघु गुरु का जो क्रम है, तो उसके प्रत्येक चरण में समान होता है। वहीं पर जो मात्रिक छंद होते हैं उसमें संख्या अर्थात जो छंद की जो मात्राएं हैं उसकी संख्या तो समान होती है, परंतु जो लघु गुरु का जो स्थान निर्धारण होता है, जो क्रम होता है, वह मात्रिक छंदों में समान नहीं होता। तो हमें यह ध्यान रखना है, एक महत्वपूर्ण यह जो बिंदु है कि वार्णिक छंदों में संख्या और क्रम समान होती हैं, जबकि मात्रिक छंदों में संख्या और क्रम समान नहीं होते हैं। मात्रिक छंदों में संख्याएं तो समान हो जाएंगी, लेकिन वर्ण और जो संख्याएं हैं उनका क्रम जो लघु और गुरु है अर्थात जो क्रम है वह निश्चित नहीं होगा। छंद का अगला महत्वपूर्ण अंग है गण। लेकिन यहाँ पर एक बिंदु यह भी ध्यान रखने वाला है कि जो गण है वह केवल वार्णिक छंदों के मामले में ही लागू होते हैं, अर्थात वार्णिक जो छंद होते हैं उन्हीं में ही जो गण पाए जाते हैं। गण का अगर हम शाब्दिक दृष्टि से अर्थ देखें तो इसका अर्थ है समूह। और हम यह कह सकते हैं कि वार्णिक छंदों में 3 वर्णों के समूह को गण कहा जाता है। और ये जो गण है, जो 3 वर्णों का समूह है, तो ना तो 3 से कम होंगे वर्ण, न ही 3 से अधिक। तो यह एक नियम है गण के संबंध में कि 3 वर्णों के समूह को गण कहा जाता है। और अगर गण की हमें परिभाषा बतानी हो तो हम क्या बताएंगे कि लघु गुरु के नियत क्रम से 3 वर्णों के समूह को गण कहा जाता है। गणों की संख्या 8 होती है,
गण कौन कौन से हैं? वे 8: यगन, मगन, तगन, रगन, जगन, भगन, नगन और सगन, जैसा कि मैंने स्लाइड में दर्शाया ही है। इस सूत्र के माध्यम से हम जो 8 जो गण हैं उनको आसानी से याद कर सकते हैं, क्योंकि 8 गण हैं तो हमें प्रत्येक गण की मात्रा का हमें ध्यान नहीं रहता, और इतने जो गण हैं उनको हम हमारे लिए याद रखना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो हम इस सूत्र के माध्यम से उन गणों को, उस प्रत्येक गण में आने वाली मात्रा का ध्यान रख सकते हैं, और वार्णिक शब्दों में हमें इससे बड़ी, कह सकते हैं, सूत्र के माध्यम से बड़ी ही हमें मदद मिलती है, सहायता मिलती है। तो इस सूत्र में जैसा कि यह माता राजभान सलगा है, तो यह से तात्पर्य, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया, यगन होगा मैं से मगन, तैसे तगन, रैसे रगन, जैसे जगन, वैसे भगन, नैसे नगन और सैसे सगन होगा। तो कुल हमारे 8 गण हो गए, और इन 8 गणों की जो मात्राएं हैं उनको हम कैसे ले सकते हैं? जैसे कि हमें यगन जो गण है उसको हमें गिनना है कि उसके अंदर कितनी मात्राएं हैं, लघु गुरु का क्या रूप होगा। तो हम क्या करेंगे, जो सूत्र में हमें यह देखना होगा कि यगन कहाँ पर आ रहा है, तो यह मात्रा में आ रहा है, तो प्रथम 3 वर्ण ले लेंगे। यह के बाद के पहले हम जो गण है यगन, तो यह को देख के हम पहले उस गण को लेंगे और उसके आगे के 2 वर्ण और ले लेंगे। तो हमें यगन देखना, तो यह आ गया, उसके आगे माता आ रहा है, तो हमें माता ले लेना है। तो जो यगन है यह माता, तो ये एक शब्द बन गया, 3 वर्णों का समूह बन गया। तो हमने 3 वर्ण ले लिए। इसके पश्चात हमें क्या करना है कि हमें देखना है कि उस 3 वर्णों के समूह में जो वर्ण हैं उनमें कौन सी मात्राएं हैं। जैसे कि यह माता में, यह में लघु वर्ण है, और माँ और ता में गुरु वर्ण है। गुरु वर्ण को हम किससे दर्शाते हैं? ऐसे या 5 से दर्शाते हैं, और जो लघु वर्ण होता है उसको खड़ी पाई के रूप में दर्शाते हैं। तो हमें पता चल गया कि जो यगन है उसमें 1 लघु वर्ण और 2 गुरु वर्ण होते हैं। इसी प्रकार से अगर हम मगन जो है उसमें हम 3 वर्ण देखना चाहते हैं, उस गण में हम यह देखना चाहते हैं मगन में कि मात्राओं का क्या रूप है, तो हम देख लेंगे कि मगन में मैं कहाँ पे आ रहा है उस सूत्र में, तो मातारा, मातारा। तो माँ में कौन सा वर्ण है? गुरु वर्ण है। ता में भी गुरु वर्ण है, और रा में भी गुरु वर्ण है। तो 3 क्या आ गए? एस आ गए, या आप 3 5 भी कह सकते हो। तो हमें पता चल गया कि मगन में तीनों ही गुरु वर्ण है। इसी प्रकार से हम जो शेष गण हैं उनको भी निकाल सकते हैं। तगण में हम ध्यान रख लेंगे सूत्र के माध्यम से कि 2 गुरु वर्ण और 1 लघु वर्ण है। इसी प्रकार से रगण में एक जो प्रथम जो वर्ण होगा वह गुरु, द्वितीय जो वर्ण होगा वह लघु, और तृतीय जो वर्ण होगा वह गुरु होगा। इसी प्रकार से हम यह भी देख सकते हैं कि सगन है, सगन में तीनों ही लघु वर्ण होंगे, वहीं पर मगन में तीनों ही गुरु वर्ण होंगे। तो यह जो मुख्य बातें हैं, अगर हम इस सूत्र को ध्यान रख लें और गौर करें तो हम इस सूत्र के माध्यम से गणों को आसानी से निकाल सकते हैं। छंद का अगला महत्वपूर्ण अंग है गति। छंद को पढ़ने की एक लय होती है, इसी लय का नाम गति है। प्रत्येक छंद की अपनी लय गति होती है। मात्रिक छंदों और मुक्तक वर्णित छंदों में लय का विशेष ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि मात्राएं तथा वर्ण पूर्ण होने पर भी यदि लय और गति नहीं आती तो छंद नहीं बन पाता। उदाहरणार्थ अगर हम देखें तो बरखा काल मेघ नभ छाई, और यदि इसे इस प्रकार बना दिया जाए, मेघ नभ बरखा काल छाई, या फिर छाए नभ बरखा काल मेघ, तो यह चौपाई का चरण नहीं रह पाएगा। जहाँ 16 मात्राएं होने पर भी यहाँ गति के अभाव में चौपाई छंद नहीं माना जाता। तो जो मैंने सबसे पहला उदाहरण दिया था, बरखा काल मेघ नभ छाई, तो यहाँ पर गति के कारण यह चौपाई छंद बन रहा है, जबकि जो मैंने अगले 2 उदाहरण बताए थे तो उसमें गति नहीं बन पा रही, तो वह उसी कारण वह चौपाई छंद नहीं बन पा रहा। इसी प्रकार से जो छंद का अगला महत्वपूर्ण अवयव कह सकते हैं या अंग है वह है यति। छंद में नियमित वर्ण या मात्रा पर सांस लेने के लिए हमें रुकना पड़ता है, और इसी रुकने के स्थान को यति या विराम कहा जाता है। दूसरे शब्दों में छंद को पढ़ते समय प्रत्येक चरण के अंत में हमें ठहरना पड़ता है। यदा कदा चरण के लंबा होने पर बीच में एक या अधिक बार भी ठहरना पड़ सकता है। इसी ठहरने को यति, विराम या विश्राम कहते हैं। उदाहरण के लिए अगर मैं एक उदाहरण दूँ,
तारे डूबे तम टल गया, छा गई व्योम लाली। तो यह जो पंक्ति है वह मंदाक्रांता की है और मंदाक्रांता छंद के इस चरण के पूर्व 4 वर्णों के बाद, फिर 6 वर्णों के बाद और अंत में 7 वर्णों के बाद इस प्रकार कुल 3 बार ठहरना पड़ता है। मंदाक्रांता में 4, 6 एवं 7 पर यति होती है। यति कभी भी शब्द के बीच में नहीं पढ़नी चाहिए, अर्थात शब्द पूर्ण होने पर ही यति आएगी। तुक तुक से तात्पर्य क्या होगा कि छंद के चरणांत की अक्षर मैत्री से तात्पर्य होगा कि समान स्वर व्यंजन की स्थापना होना, कि कोई चरण समाप्त हुआ तो उस चरण के समाप्ति पर जो कह सकते हैं कि स्वर व्यंजन की जो तुक आ रही है या स्थापना हो रही है उसे तुक कहते हैं। तो जिस छंद में चरणांत की अक्षर मैत्री समान होती है तो उसको उस छंद को तुकांत कहते हैं, और जिसमें तुक न पाया जाए उसे अतुकांत छंद कहा जाता है। इस प्रकार से आज के वीडियो में हमने जो छंद है उससे क्या अभिप्राय है और छंद के प्रमुख जो अंग या अवयव या घटक जो हैं जिससे हम किसी भी छंद की संरचना को पढ़ सकते हैं, हम जो छंदों के भेद हैं उनको आसानी से हम समझ सकते हैं, तो उनके जो आधार स्तंभ है उनका अध्ययन हमने आज के इस वीडियो में किया। एक बार पुनः दोहरान कर लेती हूँ कि छंद के जो प्रमुख जो कह सकते हैं घटक या तत्व हैं वह क्या है। चरण, जिन्हें पद या पाद भी कहा जाता है। गण हो गया, अक्षर मात्रा वर्ण मात्रा होगी, संख्या क्रम हो गया, गति यति तुक आदि जो छंद के जो आवश्यक तत्व हैं वह हैं। इसी के साथ में हमें एक बात यह ध्यान रखनी पड़ती है कि जो गति है जो उसका महत्व वार्णिक छंदों में इतना नहीं है जितना कि मात्रिक छंदों में होता है, क्योंकि जो वार्णिक छंद होते हैं उनके अंदर वर्णों की और जो लघु और गुरु का जो क्रम है वह निश्चित होता है। जैसा कि मैंने बताया था कि जो वार्णिक छंद होते हैं उनमें संख्या और मात्रा का क्रम निश्चित होता है, जबकि जो मात्रिक छंद होते हैं उनमें संख्या और मात्रा का क्रम निश्चित नहीं होता। अर्थात संख्याएं तो प्रत्येक चरण में समान हो सकती हैं, परंतु जो क्रम होता है लघु गुरु का वह निश्चित नहीं होता। तो इसीलिए जो गति है उसका महत्व वार्णिक छंदों की बजाय मात्रिक छंदों में अधिक है, क्योंकि इसमें लघु गुरु का कोई निश्चित स्थान नहीं होता है और जो गति है उसका प्रभाव जो मात्रिक छंद है उस पर पड़ता है। अगर इन छंदों में अर्थात मात्रिक छंदों में गति न हो तो वह पूरा जो कह सकते हैं छंद पूर्ण नहीं होता। तो आज के इस वीडियो में हमने जो छंद है, छंदों के भेद हैं, उनके आधार जो तत्व हैं उनका अध्ययन किया। आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। इससे अगली वीडियो में हम जो प्रमुख छंद हमारे जो पाठ्यक्रम में लगे हैं उनका अध्ययन हम करेंगे। धन्यवाद।